Hello students, welcome once again to the unique classes and in the session of hashtag Pinnacle Physics, class 12th, chapter 1, electric charges and fields. And now we are going to discuss about Coulomb's force, electrostatic force और Coulomb's law. क्या है ये चीज़, कितने डेप्थ में जाना है हमें, कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं इस पे, सब कुछ. तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए, पहले रिमाइंड करता हूं हम प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया है, हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया है, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे इंड्यूस करते हैं वो डिस्कस करा है. अब हमें बात करनी है फोर्स बिटवीन द चार्जेस की, जिसे हम कहते हैं कूलम्स फोर्स या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कूलम फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कूलम ने इसमें अच्छा काम किया है, कूलम ने लो दिया था इसलिए उसके नाम पे रख दी फोर्स का नाम. या फिर इसमें ये मीनिंगफुल नेम है इसका, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, फोर्स माने फोर्स. जब दो स्टेशनरी चार्ज आसपास रखे हुए हों तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है, रेस्ट पे रहने वाले चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो वो हम डिफाइन कर देंगे कि द फोर्स बिटवीन two charges at rest is known as electrostatic force. Nothing hard, nothing typical. फिर हम बात करेंगे Coulomb's law की. तो I think we should start. Law क्या कहता है? Law कहता है this law states that कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस है r. कितनी है वो डिस्टेंस? r डिस्टेंस है अगर, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी, अब पहली बात आपके माइंड में क्लियर हो कि इनके बीच में कौन सी फोर्स लग सकती है. दैट मे बी अट्रैक्टिव, दैट मे बी रिपल्सिव, डिपेंड अपॉन द चार्जेस पर डिपेंड करेगी वो. अगर चार्जेस लाइक हैं तो ये रिपल्शन होने वाली है और अगर अनलाइक है तो ये अट्रैक्शन होने वाली है. क्लियर? और तो अभी हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. वी आर जस्ट मेंशनिंग हियर द फोर्स. बट जो फोर्स अट्रैक्टिव होनी है या रिपल्सिव होनी है वो ऑटोमेटिकली हम पता लगा लेंगे. क्लियर? तो कुलम ने क्या कहा, क्या कहते हैं कुलम भाई साहब, कुलम अंकल ने कहा कि देखो जो इनके बीच में फोर्स लगेगी ना, वो फोर्स, पहली चीज बताता हूं कि पहली बात तो सुनो, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के. कि अगर इस पे चार्ज है कुछ, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल +2 कूलम और इस पे कुछ चार्ज है +3 कूलम. देखो अब डिक्लेयर कर दे तो आपको पता है अब इस पे कौन सी फोर्स लगने वाली है, रिपल्शन. तो उसने क्या कहा, कुलम ने कहा कि भाई इनके बीच में जो फोर्स लगेगी इनका मैग्नीट्यूड लो सिर्फ. इसका मैग्नीट्यूड कितना 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना 3, 2 3 6, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 6. क्लियर? तो उसने ये कहा. दूसरी चीज उसने क्या कही, उन्होंने क्या कही, पे रिस्पेक्ट, उन्होंने दूसरी चीज क्या कही, उन्होंने कहा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर कर दो, उसके ऊपर ये इनवर्सली डिपेंड करेंगे. मींस जितने पास चार्ज होंगे फोर्स उतनी ज्यादा, जितने दूर चार्ज होंगे फोर्स उतनी ही कम. ठीक है, तो ये कहा उन्होंने. मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर फॉर एन एग्जांपल, तो दिस फोर्स इज, यहां लिख देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 स्क्वायर, विच मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4. ओके, सो ऐसी उन्होंने कुछ दो बातें करी. क्लियर? पहली बात ये, दूसरी बात ये, इनको अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक तीसरी बात निकल कर आती है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R². लो भाई ये बन गया. बट क्या ये फॉर्मूला है? नहीं. क्या इसको फॉर्मूला कोई न्यूमेरिकल में यूज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बिकॉज वहां पे कौन सा साइन चाहिए, इक्वल टू का. और फिजिक्स का एक बढ़िया सा रूल है. क्या रूल है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन जाएगा, इक्वल टू वाला आएगा, तो साथ में एक कांस्टेंट लेकर आएगा और वो कांस्टेंट हर बारी अलग अलग आएगा. ठीक है, ये आपको पूरी फिजिक्स के अंदर याद हो जाएगी लाइन. और ये रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा तो एक इक्वल टू कांस्टेंट के साथ आएगा. ठीक है, अब हमें अगर इक्वल टू से रिप्लेस करना तो यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए और वो कांस्टेंट इस केस में कौन सा है, के. हर केस में अलग अलग होता है, इस केस में के है. तो बना
अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन बन गया इसका, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्केयर, वे Q1 Q2 क्या है, चार्जेस ऑन द बॉडी, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, एंड K नई चीज है। K क्या है, K के बारे में थोड़ी हम यहां डिस्कशन करते हैं, हमारे पास प्लेंटी ऑफ स्पेस पड़ा है। व्हाट इज K? K इज कांस्टेंट, नाइस, ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो ये तो नाम होगा ही होगा, हमेशा हर किसी कांस्टेंट का ये नाम तो होता ही है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करने के बाद आया है, ठीक है। बट इसको और क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बहुत ही सिंपल, 9 इंटू 10 की 9। बताओ इससे सिंपल क्या आएगा, 9 और 10 की भी 9, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। और यूनिट्स क्या बनेंगी इसकी, अगर आप यूनिट्स चेक करो, जब इस K को यहां रखेंगे तो ये बनेगा K इज इक्वल टू F R स्केयर अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होगी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, कुलम 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 स्क्वायर, मतलब इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की, तो इसके डायमेंशंस हो जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायमेंशंस इसके हो जाएंगे MLT, न्यूटन के होते हैं MLT -2, क्लियर। और मीटर के होते हैं, मीटर माने लेंथ 2, और कुलाम के आप डायमेंशन कैसे निकालोगे, यू नो I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, है ना, तो मींस एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर और सेकंड माने टाइम, और इसकी भी स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, L तो हो गया 3, ठीक है, और T हो गया -4, L हो गया 3, T हो गया -4, और इसमें A आ गया आगे, A -2। आई थिंक यू गॉट दैट। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना इसको, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डायमेंशन पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाने वाले हैं, क्लियर। हमने इसका डायमेंशन लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा, और सबको कोलैबोरेट कर दिया, बस इतना किया। ओके, सो अभी तक हमने क्या कहा, हमने सिंपल सा ये कहा कि एक फोर्स होती है जो चार्जेस के बीच में लगती है, चार्जेस एट रेस्ट के बीच में लगती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम फोर्स, क्लियर। दूसरी चीज हमने कही कि कुलम का लो क्या कहता है, बस ये 2 स्टेटमेंट देता है, इनको कंबाइन करा, कंबाइन को एक प्रोडक्टिव फॉर्म दी, प्रोडक्टिव फॉर्म में कांस्टेंट निकल कर आया, उस कांस्टेंट की बात जारी है। यहां तक क्लियर, ओके। ये इस चैप्टर का कह सकते हैं हम फर्स्ट अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पहले वाले अच्छे नहीं थे, इसका मतलब नहीं, वो कॉन्सेप्ट है, ये एक एलैबोरेटेड टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ओके। सो अब अपने डिस्कस करते हैं, एक्स्ट्राज मैं हटा देता हूं एक बार यहां से। अब इस K की डेप्थ में जाते हैं, आई थिंक यहां तक क्लियर है, ओके। सो अब K की डेप्थ में जाते हैं। K एक्चुअली में बना कैसे है, K को अगर अपने खोल करके देखें तो इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 है, ये पाई है, और इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, EPSILON सिंबल है। जैसे आपने ये सिंबल देखे हुए हैं, इसको जानते हो आप लैम्डा कहते हैं, इसको जानते हो आप सिग्मा कहते हैं, इसको जानते हो आप न्यू कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ही इसी सीरीज का एक सिंबल है, इन्हीं के फैमिली से है, इनका फैमिली मेंबर ही है, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन भी कहते हैं कई लोग, वो जस्ट प्रोनाउंसिएशन है, आप जैसे भी बोले, 4 पाई एप्सिलॉन, क्लियर। अब ये एप्सिलॉन है क्या चीज, ये एप्सिलॉन है क्या चीज, ये इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ओके। बहुत इजीली समझेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आई गारंटी। ये पहली बात तो आप ये समझो कि मीडियम की प्रॉपर्टी है, चार्जेस की प्रॉपर्टी नहीं है। चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, इनके बीच में कौन सा मीडियम है, ठीक है, चार्जेस किस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं ना, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों चार्जेस एयर के अंदर भी हो सकते हैं, वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, किसी मेटल में भी हो सकते हैं। जिस भी मीडियम के अंदर है, जौन सा भी मीडियम है, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा इस एप्सिलॉन की वैल्यू, क्लियर।
तो एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नहीं, अभी भी समझ नहीं आया। ओके, सो देखो हमें पता चला के की कलेक्टिव वैल्यू क्या है, इतनी है। पहली बात तो अपने क्लियर करते हैं कि हमने अभी तक अचीव क्या कर लिया। हमने फोर्स समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया, लॉ समझ लिया, और हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। न्यूमेरिकल हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमें के की डायरेक्ट वैल्यू पता है। अब हम समझने वाला काम आगे बढ़ा रहे हैं कि के है क्या, के की वैल्यू ये आई कहाँ से, और ये वैल्यू 9 × 10⁹ ही कब है? जब हम वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं है। क्लियर? अब इसमें समझो कि एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसके नाम में जाओ, नाम क्या कह रहा है? परमिटिविटी। इसके अंदर परमिशन वर्ड दिख रहा है आपको कहीं पे छुपा हुआ? दिख रहा है। तो एक्चुअली में जब दो चार्जेस पड़े हैं आमने सामने, वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमें पता है। बट वो जिस मीडियम में पड़े हैं, अगर वो मीडियम भी चार्ज से इंटरेक्ट करने लग जाए, ठीक है, मैं सिर्फ बात नहीं करता, ऐसा करता हूं, बना करके समझाता हूं आपको। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, जो जो जरूरी चीजें वो रखते, ठीक है। तो हमने कहा कि एक चार्ज है ये वाला Q1 और इससे कुछ डिस्टेंस R पे एक और चार्ज है Q2, डिस्टेंस है इनके बीच की R, ठीक है। और अब हमने कहा कि इनके बीच का जो मीडियम है, अब ये जिस मीडियम की बात हो रही है, ठीक है, जिस मीडियम की बात हो रही है उस मीडियम की प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन, ठीक है। दिस में बी वैक्यूम, दिस में बी मेटल, दिस में बी वाटर, दिस में बी एनी काइंड ऑफ फ्लूइड, कुछ भी हो सकता है ये। अब समझो कि अगर एक चार्ज यहां पड़ा और एक चार्ज यहां पड़ा, बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं माने फ्री स्पेस, फ्री स्पेस माने वैक्यूम, कुछ भी आप कह सकते हो, है ना। तो अब डायरेक्टली इसके लिंक में ये है और इसके लिंक में ये है, इसने इसको रिपेल करना है, इसने इसको रिपेल करना है। क्लियर? बट फॉर अ केस अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाए, लिसन टू मी केयरफुली, अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाए, कोई मेटल आ जाए अगर, ठीक है, अगर इनके बीच में क्या आ गया, कोई एक मेटल आ गया, अब मेटल तो खुद भी चार्ज से इंटरेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। तो मेटल क्या करेगा? मेटल इस चार्ज को अपने पास देख करके एज इट इज नहीं रह पाएगा। समझो, धीरे धीरे बात करते हैं। मेटल के अंदर इस चार्ज के पास में होने का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ओरिएंटेशन बदल सकती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव पास में आ सकता है। वो फर्दर हम आगे देखेंगे कि ये कितना चार्ज यहाँ पे कोलैबोरेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज। बट अब मेरी इतनी सी बात समझो कि बीच में अगर मेटल आ गया तो मेटल, आपको पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, मेटल में तो होते ही हैं। तो अगर उसको कोई चार्ज दिखा तो ये चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करने वाला है, मतलब इसकी वजह से इस पर फर्क पड़ेगा। तो पहले ये सिर्फ इसको इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था। अब ये मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इसकी इंटरेक्शन इसके साथ कम होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली कम होगी। समझे बात? क्लियर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोबारा बताता हूं मैं। इसका रेफरेंस ले लेते हैं हम अपने। अब ये चार्ज पहले जस्ट इससे इंटरेक्ट कर रहा था, इसको धक्का देने का काम था इसका। अभी से मेटल आ गया तो मेटल के साथ भी क्या होगा? इंटरेक्शन होगा इस चार्ज का, होगा। तो अब इंटरेक्शन जब मेटल के साथ भी होगा तो इसके साथ इंटरेक्शन इसका वीक हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। अगर कोई और मीडियम आया तो वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो इन चार्जेस से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अगर वो इन चार्जेस से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच के रिलेशन को खराब नहीं करेंगे। अगर वो इन चार्जेस से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच के रिलेशन को खराब कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो कि दो फ्रेंड्स बैठे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। क्लियर? जितनी भी देर बैठेंगे, मान लो 1 घंटा बात कर रहे हैं, तो वो आपस में ही कर रहे हैं। बट अगर बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया जो कि अब एक जने को जानता है, ठीक है, एक जने को जानता है, तो क्या होगा? अब वो उससे बात करेगा, तो इट मीन्स अब वो अगर 1 घंटा बैठे हैं तो वो आपस में बात नहीं कर रहे, उनका असर कुछ कम हो जाएगा। अगर अब मान लो कि वो
थोड़ा सा जानकार था, अगर थोड़ा ज़्यादा जानकार हो और अब दोनों का जानकार हो, तो अब वो इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा। इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन थी, इनकी जो कॉन्वर्सेशन थी, क्या पूरे 1 घंटे तक इनकी ही चलेगी? नहीं, कम हो गया ना। आई थिंक दिस एग्जाम्पल मे हेल्प यू। तो बीच वाले मीडियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस रोल को जस्टिफाई करने के लिए कॉन्स्टेंट आया है, और उस कॉन्स्टेंट के अंदर कौन सा वो फैक्टर है जो मीडियम के लिए है, वो है एप्सिलॉन। क्लियर? इसकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी क्या? कुछ याद करनी पड़ेगी, कुछ याद नहीं भी करनी। बाकी एग्जाम में वैसे आपको कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है। अब मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने दो। आप इधर देखो कि f हमने कहा f इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर? एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, किसकी? मीडियम की। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बस क्लियरली सुनते रहो, और वापस इसमें भी ऐसा ही है कि रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये परमिटिविटी क्या चीज है, जस्ट इसको सिर्फ सुनना नहीं, आपको इसको ग्रास्प करना है, और आई थिंक समझ में आया होगा। आप देखो कि परमिटिविटी किसकी है? ऑफ मीडियम। हमारे पास मीडियम क्या हो सकता है? हमारे पास मीडियम क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, बट बेसिकली 2 ही मीडियम होते हैं हमारे पास। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि, क्योंकि ज़्यादातर हम बातें किस में करते हैं? वैक्यूम में, है ना। बातें किसी में करते हैं? अपने वैक्यूम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, मीडियम की 2 ऑप्शन रख लेते हैं। कौन सी? एक तो वैक्यूम और एक अदर, क्योंकि ज्यादातर केसेस हमने वैक्यूम वाले ही स्टडी कर रहे हैं, तो वैक्यूम को एक अलग से बात कर लेते हैं। वैक्यूम के केस में हम एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसकी? ऑफ द फ्री स्पेस, और यू कैन से वैक्यूम। दोनों का एक ही मतलब होता है। और इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसकी यूनिट जो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था, जिसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस केस के अंदर जो k की वैल्यू आती है, वो आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्लियर? मीन्स जब अपने एप्सिलॉन नोट की वैल्यू इतनी रखते हैं। क्लियर? अब अदर मीडियम्स हैं, अगर कोई अदर मीडियम्स हैं, वहां पे एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन रहने दो, या फिर आप एप्सिलॉन m लिख सकते हो, या फिर आप एप्सिलॉन m लिख सकते हो। क्लियर? कुछ बातें समझ में आने लग रही हैं। ओके। और बट एक और टर्म है यहां पे, रिलेटिव परमिटिविटी। हम जब दूसरे मीडियम की बात करते हैं, तो वहां पे हम EM मतलब उस मीडियम की खास परमिटिविटी की बजाय रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका सिंबल है एप्सिलॉन R। और एप्सिलॉन R क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब ये क्यों यूज़ करते हैं? ये यूज़ करना आसान है। देखो, समझना इसको आसान है कंसेप्चुअली, न्यूमेरिकल करना इससे आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, हमें वैक्यूम की तो पता है, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम की निकालना आसान है। जस्ट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें हम क्या करते थे? किसी एक मीडियम का निकालना होता था, तो कैसे निकालते थे? उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। तो सेम वैसा ही है कि रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए आपको क्या करना है? उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। हमें इसकी वैल्यू इजीली अवेलेबल होती है, तो हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह पर क्या लिख देते हैं? एप्सिलॉन m की जगह पे हम लिख देते हैं एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट।
आई होप कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं और कुछ कुछ बातें समझ में शायद नहीं भी आ रही होंगी, आई एक्सेप्ट, बट एट द एंड ऑफ सेशन आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बस आप सुनते रहें, स्किप ना करना किसी भी चीज़ को। यहां तक आई थिंक हमें एक बार सम अप करना चाहिए। हमने डिस्कस करा रूल के बारे में कि ये रूल है, इसके अंदर एक कांस्टेंट है। अब कहानी इसी कांस्टेंट के आगे बढ़ रही थी, है ना, इसी के कांस्टेंट के आगे बढ़ रही थी। के इस फॉर्मूला का ऐसा फैक्टर है जो मीडियम की इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई करता है, मीडियम की इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसका आगे वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, बट एप्सिलॉन इज नॉट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर वैक्यूम की बात है तो ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है ना, ठीक है। वैल्यू तो इसकी सिंपल ही है, बट ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है ना। और ये वैल्यू जब हम यहां डालते हैं तो टोटल के की वैल्यू क्या निकल कर आती है, नियरली इतनी निकल कर आती है, राउंड ऑफ करके लेने के बाद है ये वैल्यू। बट अगर वैक्यूम नहीं है तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो वैक्यूम होगा तो के की वैल्यू को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वैक्यूम नहीं है तो हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन एम, मीडियम वाला एप्सिलॉन। बट आपको बताया कि मीडियम वाले एप्सिलॉन की बजाय आपको ये यूज करना है 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब इससे क्या फायदा, अब समझ में आएगा आपको इससे क्या फायदा। इसमें देखो कि लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये वाली चीज आपकी जानी पहचानी होगी ना, है ना, ये वाली चीज आपकी जानी पहचानी है। और इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आपकी वैल्यू भी पता है, बहुत ही सिंपल है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पता है। अगर आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू दे दें एप्सिलॉन आर की, तो आपको जस्ट क्या करना है, इस वैल्यू से इसको डिवाइड ही तो करना है, नहीं समझे। 9×10⁹ विद द यूनिट्स अपॉन इसकी जो भी वैल्यू है, फॉर एन एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 81 अगर, तो बस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि न्यूमेरिकल के लिए ये अप्रोच यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज निकालनी है, तो इससे हम इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, क्योंकि हमें इस ग्रुप की वैल्यू पता है। ओके, सो मूविंग अहेड, आई थिंक आई शुड इरेज ऑल ऑफ दिस। तो अभी तक हमने सीख लिया कि कूलम्स फोर्स क्या है, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के अंदर कांस्टेंट क्या है, अलग अलग जगह पे उनकी क्या वैल्यू है। तो एक बारी सम अप कर लेते हैं इसको और कंप्लीट फॉर्मूला लिखते हैं, देखो, और इससे पता चल जाएगा, चेक हो जाएगा कि हमें समझ में आया नहीं आया, कितना आया। कि फोर्स जो है किन्हीं भी टू चार्जेस के बीच में वैक्यूम वाले केस में कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो वैक्यूम कहने का फर्क इन पे तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ इस पे पड़ेगा। तो इसको और इलेबोरेट करता हूं तो मैं क्या बनेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ये बनने वाला है, ओके। और इसकी वैल्यू आपको पता है, कलेक्टिवली इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹9। अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा यहाँ पे। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो पूरी की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन, ठीक है। और इसको बेटा देते हैं कि कोई आपको नया वेरिएबल ना लगे। अब अगर अपने बात करें किसकी, किसी मीडियम की, दिस इज द केस वेर यू हैव टू चेक आपको समझ आया या ज़्यादा अच्छे से आया, क्योंकि नहीं आया वाला केस नहीं है। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फर्क किस पे पड़ेगा, इस पे। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमें दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, जिस भी मीडियम की बात हो रही है, एप्सिलॉन एम टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि इस एप्सिलॉन एम को यू कैन राइट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। न्यूमेरिकल के अंदर आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी होगी, एप्सिलॉन एम की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, ठीक है। आप याद रखो, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, और इसकी वैल्यू तो आपको बताइए
पता है ना, तो ये बन गया 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एप्सिलॉन r टाइम्स Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। होप यू गॉट दैट। तो ये हमारे पास आंसर तो नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्लियर। और अब इसमें आगे चलते हैं, एप्सिलॉन r की वैल्यू थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक केसेस के आपको बता देता हूं मैं एप्सिलॉन r की वैल्यू। एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के इंफिनिटी के बीच के अंदर रेंज करती है, 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच के अंदर रेंज करती है। लाइक वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 आएगी। दूसरी चीज वाटर के लिए, ये 2-3 आपको याद रखने, बस बाकी ज़्यादा याद नहीं रखने। ये भी वैसे न्यूमेरिकल में दिए होंगे। वाटर के लिए 81 होती है, कुछ बुक्स में 80 लिखी होती है, बट 81 ले लिया जाए तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है। ऊपर 9 नीचे 81। और अगर कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, तो उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। और क्योंकि एप्सिलॉन नीचे आता है तो इनफाइनाइट उसको बना देगा 0। क्लियर। तो अब इसको चेक करने के लिए ना हमें क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें ये समझ में आया है या नहीं। तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है। एक ये चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है Q2, ठीक है। ये चार्ज है +2 कूलाम, ये चार्ज है +2 कूलाम, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अपने वैल्यूज ले रहे हैं क्योंकि हमें जस्ट फॉर्मूला चेक करना है, क्लियर। और इनके बीच का जो मीडियम है, मीडियम इज वैक्यूम, मीडियम इज वैक्यूम। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करनी है आपको। तो वी नो दैट, अगर हम सॉल्व करने लगे तो वी नो दैट द फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। बिकॉज दिस इज वैक्यूम तो हम डायरेक्टली K की वैल्यू को पुट कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Q1 चार्ज कितना है 2 कूलाम, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये कितना है 2 कूलाम, सिर्फ मैग्नीट्यूड, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। कुछ ज़्यादा सिंपल ले ली वैसे अपने वैल्यू। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये भी मैंने ऐसा यूनिट पे रखा है, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, तो सारे ऐसा ही हैं, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट आ जाएगी। यूनिट की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 2 2 ज़ा 4 और 9 4 ज़ा 36 पावर इकट्ठी करें 10⁹ न्यूटन। लो जी, ये तो हो गया वैक्यूम वाला। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और बीच में इनके डिस्टेंस है R, जो हम इस केस में सपोज हम ले लेते हैं 2 मीटर, ये ले लेते हैं हम 4 कूलाम, ये ले लेते हैं 2 कूलाम प्लस, क्लियर। और इनके बीच का जो मीडियम है, आपको बता दिया गया कि जो मीडियम है उस मीडियम का एप्सिलॉन R, उस मीडियम का एप्सिलॉन R कितना है 18। एप्सिलॉन R जो है वो यूनिटलेस है क्योंकि वो रेशो है सेम क्वांटिटीज का। एप्सिलॉन R कितना है 18 है, मतलब वैक्यूम की बात नहीं है। तो अब जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे देन हाउ विल यू कैलकुलेट, यू विल फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, यू विल से वी नो दैट, बहुत ही सिंपल है कि फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस केस में K जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो अब अपने वैल्यू रखनी स्टार्ट कर देनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ सोचने की जरूरत ही नहीं है। एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है 18, Q1 की वैल्यू कितनी है 4, Q2 की कितनी है 2 और R स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4, ठीक है, रख दिया हमने। तो ये बनेगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, 9 2 18, 18 से 18 कैंसिल, तो ये बचा सीधा 10⁹ न्यूटन। क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है तो मुझे यूनिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गेट इट। बहुत ही सिंपल था। जब हम फर्स्ट टाइम किस चीज़ को देखते हैं तो हो सकता है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम सुना है थोड़ा अजीब लगे, ओके। तो इसका वैसे एक और फॉर्म हमें करना था, इस फोर्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज और इस कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म
अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी कुछ लंबी हो गई है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।